नमस्कार दोस्तों, मैं नीतीश कुमार एसएससी वायरस में आपका स्वागत करता हूं। आज की इस वीडियो में हम द पंडित का लाइव मॉक 5 का सॉल्यूशन, तो चलिए शुरुआत करते हैं डिस्कशन की। और यहाँ पे हम सॉल्यूशन के साथ साथ जो थियरी होगा वो थियरी भी देखते चलेंगे। चलिए देखते हैं। पहला क्वेश्चन में दिया है कि सम ऑफ टू नंबर्स जो है कितना है 156 से, एंड उसका एलसीएम एंड एचसीएफ दिया हुआ है। हमें बताना है कि सम ऑफ रेसिप्रोकल ऑफ नंबर्स क्या होगा। ये जो रेसिप्रोकल ऑफ नंबर्स का सम होता है ना, आप बोल सकते हो सम ऑफ रेसिप्रोकल। इसको आप आसानी से कैसे लिख सकते हो, रेसिप्रोकल ऑफ नंबर्स जब भी आपको आए तो इसके लिखने के लिए हमें क्या करना है, डिनोमिनेटर में लिख देना है एलसीएम, न्यूमरेटर में क्या लिख देना है, जो भी सम दिया हुआ है ना उसको आप एचसीएफ से डिवाइड कर दो। बात समझ गए। तो यहाँ पे 156 से सम है, इसको अगर हम एचसीएफ 3 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 52 आएगा। और एलसीएम कितना आ जाएगा, 2001। तो सही आंसर कितना आ गया, 52/2001, जो कि है ऑप्शन नंबर बी। अब आपको ऐसा लग सकता है कि आखिर ये ऐसा क्यों हुआ, तो चलिए हम आपको ये सॉल्व करके दिखाते हैं। इसका लॉजिक बता देते हैं एंड बाद में आप फॉर्मूला भी याद रख लेना। जब भी हम नंबर्स को अज्यूम करते हैं ना, तो नंबर्स को एचसीएफ के टर्म में अज्यूम करते हैं। तो यहाँ पे दो नंबर दिया है, एक नंबर को हम मान सकते हैं कि एचसीएफ क्या है 3, तो 3a1 हो गया। दूसरा नंबर बी मान लेते हैं, जो क्या हो जाएगा आपका 3b1। अब बोलोगे a1 एंड b1 क्या होगा। देखिए a1 एंड b1 दो इंटीजर होने चाहिए। हमें ये ध्यान में रखना होता है कि a1 एंड b1 के बीच और कुछ भी कॉमन ना हो। आपके दिमाग में आ सकता है ऐसा क्यों, क्योंकि जो भी कॉमन आना था वो तो HCF में कॉमन आ गया, जितना कॉमन आना था, और HCF यहाँ पे क्या दिया 3। एक और बात ध्यान रखना है आपको कि जो LCM इसका होगा, LCM क्या होगा, तो LCM हो जाएगा आपका 3 तो आएगा ही, साथ में A1 एंड B1 आ जाएगा। ये आपका क्या हो गया है LCM, कोई दिक्कत नहीं। हमें चाहिए सम ऑफ रेसिप्रोकल, तो 1/a प्लस 1/b चाहिए। 1/a करेंगे तो कितना आएगा 1/3a1, एंड 1/b करेंगे तो कितना आ जाएगा 1/3b1। डिनोमिनेटर अगर आप देखोगे तो कितना आ जाएगा 3a1b1। न्यूमरेटर में कितना आ जाएगा, न्यूमरेटर में आपका आ जाएगा b1 जोड़ a1। ठीक है, ये जो b1 जोड़ a1 है यही तो आपका है। यहाँ से अगर हम सम बोले तो सम कितना होगा, बोलो देखो तो सम भैया 3 टाइम्स a1 प्लस b1 होगा। यहाँ 3 क्या है, 3 है इसका एचसीएफ। तो ऊपर नीचे अगर हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 3a1 जोड़ 3b1, एंड डिनोमिनेटर में आ जाएगा 3 इंटू 3 टाइम्स a1 b1। न्यूमरेटर में क्या दिया है 3a1 प्लस 3b1, ये आपका है सम, तो सम आ गया। नीचे क्या दिया हुआ है, नीचे 3 इंटू 3a1b1, तो ये है आपका एचसीएफ इंटू एलसीएम का गुणनफल। तो उम्मीद करते हैं ये चीज़ आप याद रखेंगे, और जब भी 2 नंबर के लिए ऐसा क्वेश्चन बहुत ही आसानी से। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 में है कि 20 बॉयज एक काम को कंप्लीट करते हैं 14 डेज में। 20 गर्ल्स अगर होंगी तो 18 दिन में काम कंप्लीट कर लेंगे। 8 लड़कों ने काम करना स्टार्ट किया है, और 21 दिन के बाद वो जो है 21 दिन के बाद उन्हें एक लड़कियों ने रिप्लेस कर दिया है, एंड बाकी काम को जो लड़कियां हैं वो 18 दिन में कर लेती है। तो आपको बताना है कि टोटल कितनी लड़कियां एम्प्लॉय की थी। इस टाइप का क्वेश्चन जब भी आता है तो हमें क्या करना है, आराम से जो बेसिक है बेसिक का यूज करके सॉल्व कर लेना है। जैसे जो टोटल वर्क है वो टोटल वर्क क्या है, 20 बॉयज़ कर लेंगे कितने दिन में, पर्टिकुलर टास्क को 14 डेज में। और लड़कियों को दिया जाए तो जो 20 गर्ल्स है ये आपका 18 डेज में कर लेंगे। बोल के चलिए ठीक है। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे बॉयज़ एंड गर्ल्स हो गया ना, तो 20 से 20 चला जाएगा। बॉयज़ एंड गर्ल्स के जो इफिशियंसी का रेशियो हो जाएगा कितना, 2 9 2 सत्ते, तो 9/7 हो गया है। यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं। अब बताइए जो टोटल वर्क है वो टोटल वर्क कितना हो जाएगा। हमें पता चल गया कि बॉयज़ का जो इफिशियंसी है कितना है आपका 9 है, तो बिना आसिया से 14 इंटू 180 ये टोटल काम हो। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं। अभी आइए जो इसका अगला पार्ट है, इसमें बोला है कि जो टोटल काम है ना उसको करने के लिए 8 लड़कों ने काम करना स्टार्ट किया और 21 दिन तक काम करते हैं। टोटल काम कितना था, बोले 14 इंटू 180। इसको काम करने के लिए जो 8 लड़के हैं, 8 लड़कों का इफिशियंसी कितना होगा, 8 गुना 9 72। ये 21 डेज तक काम करते हैं। एंड बाकी काम जो है लड़कियां आ गई, लड़कियों ने 7 के इफिशियंसी से एक लड़कियां हैं और इन्होंने 18 डेज तक काम। अब इसको सिंप्लीफाई कैसे करेंगे, तो हम 18 से कैंसिल कर सकते हैं। 18 यहाँ पे आएगा 9 एंड 2, तो यहाँ पे 4 बच जाएगा ना, और ये आपका 10 आ जाएगा। अगर आप देख पाओगे तो लेफ्ट हैंड साइड में 140 आ रहा है, और ये आ गया है 84 प्लस 7x। तो 7 से तो 12 बार में चला जाएगा, और ये कितना बार में चला जाएगा 20 टाइम्स में। तो एक्स का वैल्यू कितना आ गया है 8, मतलब 8 गर्ल्स जो है वो 18 डेज तक काम करके वो कंप्लीट कर लेंगी। सही आंसर आ गया है आपका ऑप्शन नंबर 2।
क्वेश्चन नंबर 3 में है आपका कि एक इंसान है जो 30% ऑफ इस सम को 30% पर एनम पे देता है, 50% ऑफ रेस्ट, 50% ऑफ रिमेनिंग को 45% पर एनम पे देता है, एंड जो ओवरऑल बाकी बच गए ना उसको 18% पे देता है। हमें बताना है इसको एनुअल इंटरेस्ट कितना मिलेगा। क्वेश्चन पढ़ के आपको पता चलना चाहिए कि इस क्वेश्चन को हम एवरेज से आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। एवरेज से कैसे करेंगे? सबसे पहले देखेंगे कि 30% ऑफ सम, टोटल सम कितना है ये हमें मानना है। तो टोटल सम हम कुछ भी मान सकते हैं सिंप्लीफिकेशन के लिए। चलिए हमने 100 अज्यूम कर लिया। तो पहला बोलता है कि इसका 30% है, तो इसका 30% कितना होगा? 30 यूनिट। चलो, बचा कितना? 70। उस 70 का 50% दिया है, तो 70 का 50% कितना होगा? 35। जाहिर सी बात है। एक और जो रिमेनिंग था ये भी हो गया आपका 35। ऊपर जो हमने लिखा है ना ये आपका अमाउंट है, अमाउंट या फिर बोल सकते हो पोर्शन, जिसको हम क्या कर रहे हैं? इंटरेस्ट पे दे रहे हैं। ये जो पोर्शन है इस पे कितना कितना परसेंट का इंटरेस्ट दिया है? अगर हम इंटरेस्ट की बात करें तो पहला जो था 30%, इसको 30% पे दिया है। दूसरा जो रिमेनिंग का हाफ था उसको इसने 45% पर एनम पे दिया है। तो फिर जो बाकी है इसको 18% पर एनम पे दिया है। अब ये देख के तो कोई डाउट है ही नहीं आपको कि इसको आप आसानी से एवरेज निकाल सकते हैं। चलिए 5 से करेंगे तो 6 बार में चला जाएगा, 7 बार में चला जाएगा, ये भी 7 बार में चला जाएगा। एवरेज निकालने के लिए हम डेविएशन का भी यूज कर सकते हैं। तो जो नेट है, नेट हम मान लेते हैं कितना है? 30 है। अगर 30 है तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो कितना है? हर एक यूनिट 15% ज़्यादा है, तो 15 सत्ते 105 ज़्यादा हो गया। यहाँ पे देखोगे तो हर एक यूनिट 12 कम है, 12 कम है ना, और ये क्या था? 15 ज़्यादा है। तो बरसते 84, 84। एंड टोटल कितने लोगों में डिवाइड करना है ये भी देखना पड़ेगा। तो 7 7 14 6 20, 20 लोगों में इसको डिवाइड करना है। ये आ गया है 30 प्लस यहाँ से आ जाएगा आपका 16 और 5 21, 21/20। ये कितना हो गया आपका? 1.5 आ जाएगा ना, 1.05 आएगा, माफ कीजिएगा। तो यहाँ से आ गया 31.05%, इतना आ रहा है। तो 31.05, 31.05 सही आंसर हो। तो इस टाइप के क्वेश्चन को लेके आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आप ऐसे ही आराम से अमाउंट का रेशियो ले लीजिए, किसको कितना परसेंट टेस्ट पे दिया गया ये दिखा दीजिए, एंड फाइनली आप एवरेज निकाल। एवरेज आप डेविएशन का यूज करके भी निकाल सकते हो, जो नॉर्मल है उसका आप यूज कर सकते हैं। इसमें दिया है कि एक राइट ट्रायंगल है, ए पे राइट एंगल है, एंड tan बी का वैल्यू दिया है। अगर tan बी का वैल्यू है आपका 9/40, हमें क्या चाहिए? tan बी कॉट भी चाहिए। देखिए न्यूमरेटर में साइन स्क्वायर बी प्लस कॉस स्क्वायर भी दिया है, वो 1 हो जाएगा। 1 प्लस कॉट स्क्वायर, 1 प्लस कॉट स्क्वायर कितना हो जाएगा? जाहिर सी बात है कोसेक स्क्वायर हो जाएगा। और 1/कोसेक स्क्वायर कितना हो जाएगा? आपका साइन स्क्वायर बी। अब एक बात बताओ, जब हम यहाँ से साइन भी निकालने जाएंगे तो 9 तो रहेगा ही, और 40 की जगह 41 हो जाएगा। साइन स्क्वायर भी कितना हो जाएगा? 81/1681। सही आंसर आ गया ऑप्शन नंबर 2। अभी हम यहाँ पे एक नोटिस कर सकते हैं कि यह ऑप्शन नंबर 3 और 4 तो हो ही नहीं सकता था। क्यों? क्योंकि साइन स्क्वायर बी है, इसका वैल्यू हमेशा 1 से कम ही होना चाहिए। और 9/40 देख के आपको आइडिया लग ही गया होगा कि जब हम साइन स्क्वायर भी लिखने जाएंगे तो 9 का स्क्वायर 81 आना चाहिए। पहले में 81 नहीं है तो उसको भी हम हटा देंगे। तो ऑप्शन एलिमिनेशन का यूज करके भी हम इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 ये दिया हुआ है। इस टाइप का जो क्वेश्चन है ना, जैसे x डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 1 इक्वल टू 1/9, एक्स क्यूब माइनस 1/x क्यूब। सबसे पहले आपको ये देखना है कि आपको चाहिए क्या। चाहिए क्या का आंसर तो आसान है कि हमें चाहिए एक्स क्यूब माइनस 1/x क्यूब। लेकिन क्या इसको हम फर्दर सिंप्लीफाई कर सकते हैं? तो आंसर आएगा, इसको लिख सकते हो आप एक्स माइनस 1/x होल क्यूब प्लस 3 टाइम्स एक्स माइनस 1/x। चलो अच्छी बात। तो जो हमारा फोकस है अब एक्स माइनस 1/x ढूंढने पे चला। एक्स माइनस 1/x के लिए जो गिवन कंडीशन है उसका यूज करना पड़ेगा। न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर को अगर हम एक्स से डिवाइड किया तो यहाँ पे आपको मिल जाएगा एक्स माइनस 2 माइनस 1/x इक्वल टू 1/9। और फर्दर सिंप्लीफिकेशन पे आ जाएगा एक्स माइनस 1/x इक्वल टू 11। बस काम खत्म, पैसा हजम वाला सीन हो गया। 11 का क्यूब कितना होता है आपका? 1331 प्लस 11 इंटू 3 कितना हो गया? 33। तो 1364 इसका आंसर आ रहा है, जो कि होगा ऑप्शन नंबर। यहाँ पे जो कुछ रिजल्ट्स है वो रिजल्ट्स बहुत ही फेमस होते हैं, तो आप उसको याद कर सकते हैं। क्या क्या? जैसे देख लीजिए, अगर मान लीजिए एक्स माइनस 1/x का वैल्यू अगर p है तो एक्स क्यूब माइनस 1/x क्यूब का वैल्यू क्या हो जाता है? पी क्यूब प्लस 3p। ऐसे ही x प्लस 1/x का वैल्यू अगर p है तो एक्स क्यूब प्लस 1/x क्यूब का वैल्यू क्या हो जाता है? पी क्यूब माइनस 3p। इसमें कोई दिक्कत नहीं है, बहुत ही आसान है।
चलो ये पहला हो गया। और जो महत्वपूर्ण रिजल्ट्स है कुछ, वो भी ध्यान में रखना है आपको। जैसे ही x प्लस वन बाई एक्स का वैल्यू आ गया है 1, इसका मतलब होता है कि एक्स क्यूब का वैल्यू कितना है -1। और अगर यही x प्लस वन बाई एक्स का वैल्यू -1 है दोस्त, तब जो है एक्स क्यूब का वैल्यू कितना हो जाता है 1। ये जो दो चीज़ है काफ़ी महत्वपूर्ण है, याद रखिए। इसके अलावा x प्लस वन बाई एक्स का वैल्यू अगर 2 होता है, तब x का वैल्यू 1 होगा, एंड x प्लस वन बाई एक्स का वैल्यू अगर -2 है, यहाँ से x का वैल्यू कितना होगा -1। ये रिजल्ट्स भी ध्यान रखना है। इसके साथ साथ एक और जो कभी कभी आपसे पूछ देता है, वो है आपका पूछ देगा कि x प्लस वन बाई एक्स का वैल्यू कितना है √3। यहाँ से x का पावर 6 का वैल्यू कितना आ जाता है आपका -1। अब बोलोगे x टू द पावर 6 -1 कैसे आया? चलिए देख लेते हैं। जैसे ही x प्लस वन बाई एक्स का वैल्यू हमने √3 लिखा, यहाँ से आपको पता चलेगा कि ये जो एक्स स्क्वायर है प्लस वन बाई एक्स स्क्वायर है, इसका वैल्यू कितना आ गया 1। और जब देखिए नंबर प्लस उसका रेसिप्रोकल का सम 1 है, तो इसी नंबर का क्यूब कितना होता है -1। यहाँ एक्स स्क्वायर एक नंबर है और इसका रेसिप्रोकल का योग है 1, मतलब कि इसका जो क्यूब होगा x टू द पावर 6, इसका वैल्यू कितना हो जाएगा -1। समझ गए ना? अच्छा, उम्मीद करते हैं इन सब का प्रूफ में आपको कोई दिक्कत नहीं होगा, आप प्रूफ देख लीजिए। जैसे इसको अगर आप क्रॉस मल्टीप्लाई करके एडजस्ट करोगे तो आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन इक्वल टू 0। हमने दोनों साइड एक्स प्लस वन से गुना किया, तो एक्स प्लस वन जैसे ही करोगे, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन इक्वल टू 0 ही आएगा। ये जो है आपका हो गया एक्स क्यूब प्लस वन इक्वल टू 0। एक्स क्यूब का वैल्यू कितना आ गया -1। तो ये सब जो रिजल्ट्स है महत्वपूर्ण रिजल्ट्स है, इसको आप याद रखिए, काफ़ी काम आएगा। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। इधर एक डीलर है जो अपने गुड्स को 50% अबव कॉस्ट प्राइस मार्क किया, तो इसके ऊपर जितना भी सामान है, अब उसका जो क्या बोलते हैं मार्क प्राइस है, वो क्रयमूल्य या फिर कॉस्ट प्राइस से 50% ज़्यादा हो गया। अब वह 37.5% ऑफ आइटम को 10% डिस्काउंट पे बेचता है, एंड जो बाकी आइटम्स है उसको 40% डिस्काउंट पे बेचता है। जो भी डिस्काउंट है मार्क प्राइस पे दिया जा रहा है। तो आपको बताना है कि ओवरऑल इसको प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ। देखिए, पहली बार जब आप इस टाइप का क्वेश्चन देखेंगे तो हमारा सजेशन होगा कि फर्स्ट गो में आप इसको स्किप कर, ठीक है, दूसरी बार आके इसको सॉल्व कर। अब हम क्वेश्चन को आराम से समझेंगे। यहाँ पे जो दो चीज़ें वो आपको परेशान करेगा, एक है 50% का मार्कअप, दूसरा है 10% का डिस्काउंट, फिर एक 50% का मार्कअप और हो गया है 40% का डिस्काउंट। अगर क्वेश्चन को इसको छोड़ के अगर हम ऐसे करते कि 37.5% तो हमने 10% के डिस्काउंट पे बेचा है, और जो बाकी हो गया आपका कितना 63.5%, इसको हमने 20% के डिस्काउंट पे बेचा। तब नेट क्या होगा? ये नेट निकालने में आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, सीधे एवरेज निकाल। समस्या क्यों आ रही है? क्योंकि मार्कअप भी है एंड यहाँ पे क्या है आपका डिस्काउंट। कोई बात नहीं, मार्कअप एंड डिस्काउंट है तो हम इफेक्टिव तो निकाल ही सकते हैं ना। चलिए, अब इफेक्टिव कैसे निकालेंगे ये देख लीजिए। जो आर इफेक्टिव होता है आपको पता होगा, ये होता है आपका R1 जोड़ R2 प्लस R1 R2 बाई 100, ये होता है। यहाँ जो रेट है ना, ये जो सक्सेसिव होना चाहिए, ये बात का ध्यान देना है। एंड दूसरी बात, साइन के साथ रखें। प्लस हुआ, इंक्रीमेंट हुआ है तो प्लस रखेंगे, एंड डिक्रीमेंट हुआ है तो माइनस रखेंगे। ऐसे ही मार्कअप जो है, ये प्राइस आप इंक्रीज कर रहे हो तो उसके जगह पर प्लस रखेंगे। डिस्काउंट का मतलब हुआ प्राइस आप डिक्रीज कर रहे हो तो उसके जगह पर हम माइनस रखेंगे। पहले केस में है 50% का मार्कअप के साथ 10% का डिस्काउंट। तब यहाँ पे कितना आ जाएगा 50 प्लस मतलब 10% का डिस्काउंट है तो -10 और माइनस दोनों का गुणनफल 500 डिवाइडेड बाई 100 कितना आ गया 50 में से 15 गया, कितना आ गया 35%। ये हो गया 35%। ठीक है, क्या ये डिस्काउंट है मार्कअप है? बोले कि नहीं, ये तो मार्कअप ही है। या फिर ये बोल सकते हैं कि नेट तो प्रॉफिट हुआ है। प्रॉफिट हुआ ना, अगर आपने 50% इंक्रीज किया था, उस पर आपने क्या किया और 10% का डिस्काउंट दे दिया, तो इफेक्टिवली आप 35% ज़्यादा ही चार्ज कर रहे हो, ये तो आपका प्रॉफिट हुआ। ये फर्स्ट केस हुआ। जो दूसरा केस है उसमें अगर देखोगे तो 50% आर इफेक्टिव नहीं था ना, चलिए आर इफेक्टिव लिख देते हैं। ऑल्दो 50% का ही इंक्रीमेंट है, लेकिन यहाँ पे मार्कअप है, लेकिन यहाँ पे इसने 40% का डिस्काउंट दिया है, तो ये हो जाएगा 20,000, तो 2,000 डिवाइडेड बाई 100। अब देख रहे हो 50 में से 60 गया, तो यहाँ पे आर इफेक्टिव आ गया -10। -10 का मतलब हो गया, हम बोल सकते हैं कि 10% का क्या हुआ है, लॉस हुआ है। ठीक है, अब क्या ये ऐसा सिनारियो आ गया कि 1%
35% गुड्स को कितना पे बेचा हमें पता है, बाकी रिमेनिंग जो 63.5 है उसको कितना पे बेचा हमें पता है। ओवरऑल हमें एवरेज निकाल देना है, बस ये काम हम यहाँ पे कर लेंगे। अब कोई समस्या ही नहीं है, आराम से क्वेश्चन होगा। 37.5%, अगर हम आपसे पूछे 37.5% का मतलब क्या होता है, तो आप आसानी से बोल दोगे कि 3/8 होता है। मतलब जो टोटल अमाउंट है उसका एक पार्ट है 3, दूसरा पार्ट है 5, तभी तो टोटल 8 होगा। ओके, ये जो है आपका, इसको नंबर बोल सकते हो या अमाउंट बोल सकते हो। 3 वाले पे 35% का प्रॉफिट हुआ है तो हम प्लस लिखेंगे, 5 वाले पे 10% का लॉस हुआ है तो हम माइनस लिखेंगे। यहाँ पे हमें क्या चाहिए, नेट, तो यहाँ पे नेट लिख लिया। नेट कितना हो गया, 35 दिया 105 और माइनस 10 पचे 50 डिवाइडेड बाई 5 और 3 8, तो 55 डिवाइडेड बाई 8, ये कितना होगा, 8 छक्का 48 और 7 डिवाइडेड बाई 8%, 6 होल 7/8% ऐसा ऑप्शन है। 6 होल 7/8% का प्रॉफिट होना चाहिए, लॉस नहीं। तो सही आंसर आ गया ऑप्शन नंबर 1। तो उम्मीद करते हैं क्वेश्चन को कैसे अटेम्प्ट करना है, इसके पीछे का लॉजिक क्या होगा, हमने आर इफेक्टिव यहाँ पे क्यों अलग अलग निकाल दिया, इन सब के पीछे का जो लॉजिक है आपको समझ में आया होगा। अगर समझ में आया है तो ऐसे ही सॉल्यूशन के लिए आप चैनल को फॉलो कर सकते, सब्सक्राइब कर सकते। चलते हैं अगले क्वेश्चन। इसमें है आपका कि 8 रीडिंग्स का एवरेज है 24.3, इसमें से पहला 2 जो है उसका एवरेज है 18.4, नेक्स्ट 3 का एवरेज है आपका 21.2। सिक्स्थ रीडिंग जो है वो 7th से 3 लेस है एंड 4 मोर देन 8। इस टाइप के क्वेश्चन को, जैसे 6th हो गया, ये 7th हो गया, ये 8th हो गया, अगर 6th रीडिंग जो है वो क्या बोल रहा है क्वेश्चन में कि 7th रीडिंग से 3 कम है, तो 7th को x मानेंगे तो ये x माइनस 3 होगा। लेकिन ये जो है आपका 8 से 4 ज़्यादा है, तो 8वां जो है इससे 4 कम होगा, मतलब कि x माइनस 7 होगा। इसको सॉल्व करने के लिए जनरली जो है हम डेविएशन वगैरह का यूज़ कर लेते हैं, लेकिन यहाँ पे हम बेसिक से सॉल्व करके देखने की कोशिश करते हैं, क्योंकि कैलकुलेशन ज़्यादा लेंदी नहीं है। अगर कैलकुलेशन लेंदी हुआ तब तो जो आपका डेविएशन है हम उसी के पास जाएंगे। यहाँ पे मल्टीप्लाई करने में कोई खास दिक्कत नहीं है, तो हम बेसिक का यूज़ करके देखते हैं कि कितना टाइम लगेगा। अगर 8 रीडिंग्स का एवरेज 24.3 है, तो टोटल जो सम है, सम कितना होगा, बोलेंगे कि 3 की 24, 8 का 32 एंड 2 34, 8 दूना 16, 3 19, 194.4 ये टोटल सम हो गया 8 रीडिंग का। इसमें से जो फर्स्ट 2 है उसका एवरेज है 18.5, तो इसके कारण सम कितना हो जाएगा 37 प्लस नेक्स्ट जो 3 है इसका एवरेज कितना है 21.2, तो इसके कारण हो जाएगा आपका 63.6। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। बाकी जो बचा इसको ऐड करने पे कितना रहे 3x माइनस 10, x का वैल्यू निकालना है। तो चलिए इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। सिंप्लीफाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये 194.4 में से आपका कितना आ जाएगा, 63 एंड 37 तो हो जाता है आपका 100, 100.6 में से 10 गया तो 90.6, इसमें से 90.6 को माइनस करेंगे एंड यहाँ पे 3x हो जाएगा। कितना आ जाएगा, 14 में से 6 गया 8 और फिर 3.8 और 19 में से 9 गया 10, ये हो गया 3x। x का वैल्यू कितना आ जाएगा, 3 तिहाई 9, 1 10, 3 चौका 12, 1 13 और 3 छक्के 18, 34.6 इसका वैल्यू आ गया। अभी हमें क्या करना है, हमें जो वैल्यू चाहिए x माइनस 3 का चाहिए, तो x माइनस 3 कितना हो जाएगा 31.6, 31.6 ऑप्शन में दिया है तो यही सही आंसर होगा। अब देखिए हम आपको बता रहे हैं कि इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें इतना ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं थी। अगर मान लीजिए टाइम कम है तो हम कैसे अप्रोच करेंगे, क्योंकि टाइम कम है तो थोड़ा रिस्क लेना पड़ेगा, तो हम ऑप्शन एलिमिनेशन सीख रहे हैं। देखिए कैसे होगा। आपको पता है कि एक x है, दूसरा क्या है आपका x माइनस 3 है, तो हमें देखना होगा कि कौन सा ऐसा 2 ऑप्शन है जिसके बीच का गैप 3 यूनिट का। यहाँ पे देखो ये जो गैप है ना ये 3 यूनिट का है, तो जो ज्यादा वैल्यू है वो किसका वैल्यू हो जाएगा 7th का, जो कम है वो वैल्यू किसका हो जाएगा 6th का। अच्छा, किसी को ये लग सकता है कि अगर मान 6th एंड 8th नंबर को अगर हम लेके चले तो क्या, तो यहाँ पे नंबर के बीच 4 का गैप होना चाहिए था, और 4 का अगर गैप होना चाहिए था तो ये जो 27.6 थे ये आपका कितना हो जाएगा, ये 8वां नंबर हो जाएगा। तो देखिए 6th 7 8 हर एक नंबर हमने यहाँ पे कैलकुलेट कर लिया ऑप्शन एलिमिनेशन का ही यूज करके। ठीक है, ये चलिए क्वेश्चन नंबर 8 में है आपका कि ए जो है 40% लेस है बी से एंड सी जो है वो 40% ऑफ द सम ऑफ ए एंड बी है।
देन बाई व्हाट परसेंट बी इज ग्रेटर देन सी। इसमें कोई दम नहीं है क्वेश्चन में, हम आराम से ए लिखेंगे। ए 40% लेस देन बी है। 40% का मतलब होता है 2/5, मतलब अगर ये 5 है तो बी कितना, ए कितना होगा 3। अच्छा, यहाँ से ए प्लस बी अगर हम आपको पूछे तो 5 + 3 कितना आ रहा है, 8 आ रहा है। क्वेश्चन में बोला है कि सी जो है ना, सी 40% ऑफ द सम ऑफ ए एंड बी है। मतलब सी बाई ए प्लस बी अगर हम निकालने जाएं तो ये कितना है आपका 40% ऑफ सम ऑफ ए एंड बी। 40% का मतलब ए 2/5वां हिस्सा है। अब इस टाइप के क्वेश्चन को हम कैसे डील करें, आपको ये समझ। देखिए यहाँ पे ए प्लस बी कितना आ रहा है, 5 आ रहा है। यहाँ पे ए प्लस बी कितना आ रहा है, 8 आ रहा है। तो सिंप्लीफाई करने के लिए हम 8 एंड 5 का मल्टीपल कर लेते हैं। तो ऊपर नीचे हमें 5 से गुना करना पड़ेगा। 5 3 8 ना, तो 5 3 15 एंड 25। और यहाँ पे 8 से गुना करना पड़ेगा, 8 दूना 16 एंड 8 25 40। अभी सब कुछ ठीक ठाक है। ए का वैल्यू पता चल गया। ए का वैल्यू हम यहाँ पे बोल सकते हैं 15, बी कितना है आपका 25 एंड सी कितना है 16। आपको क्या बताना है कि बी जो है सी से कितना ज़्यादा है। बी है आपका कितना 25, सी कितना है 16। बी सी से कितना ज़्यादा है, 9 यूनिट ज़्यादा है। हमें परसेंटेज में बताना है, तो 9 यूनिट ज़्यादा है 16 पे गुना का 100 आ जाएगा। तो 4 चौका 16, 4 25, 25 नवा 225/4, जिससे आप बोल सकते हो 56 होल 1/4%। आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर लास्ट वाला। इसमें कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे जो समझने वाली बात है कि जब भी मान लीजिए ए बाई बी दे, फिर सी बाई ए प्लस बी दे, तो रेशियो को हमें ऐसे एडजस्ट करना है कि ये जो ए प्लस बी है ना, ये दोनों जगह से सेम आ जाए। समझ गया ना, यही हमने यहाँ पे किया। अगर हम एक अगर हम केवल यहाँ पे फोकस करते इस रेशियो पे, तो ए प्लस बी कितना रहा था 8, लेकिन इसके डिनोमिनेटर में ए प्लस बी का वैल्यू कितना है 5। तो इसको हमें एडजस्ट करना था कि ए प्लस बी 8 का भी मल्टीपल हो, 5 का भी मल्टीपल हो, तो ओवरऑल जाकर 40 का मल्टीपल हो रहा है। इसलिए हमने ए प्लस बी को 40 बनाने का। क्वेश्चन नंबर 9 में है आपका कि आपको कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है ऑन अ सर्टेन सम 2 होल 1/2 ईयर्स के लिए 10% की दर से, एंड कंपाउंडिंग ईयरली हो रहा है। अच्छा, अगर कंपाउंड इंटरेस्ट का वैल्यू दिया है तो हमें सम निकालना। यहाँ पे आपको समझना है कि अगर हमें कंपाउंड इंटरेस्ट का वैल्यू दिया है तो हमें क्या चाहिए, वी नीड आर इफेक्टिव। अगर हमें इतना पता चल जाए कि 2.5 साल में कितना परसेंट इफेक्टिव, कितना परसेंट कंपाउंड इंटरेस्ट मिला है, तो अपना काम हो जाएगा। तो जब आपको पहले से ही पता है कि हमें आर इफेक्टिव निकालना है, तो क्यों ना आर इफेक्टिव वाला ही फॉर्मूला यूज करते हैं, अनलेस आर इफेक्टिव का कैलकुलेशन डिफिकल्ट ना आ जाए। यहाँ पे आपको समझना है कि जो काम हुआ है 2 होल 1/2 ईयर्स के लिए हुआ है। 1 साल 1 साल एक 1/2 ईयर्स, ठीक है। पहले साल का भी 10% इंटरेस्ट है, दूसरे साल भी 10%, लेकिन तीसरा साल कंप्लीट हुआ ही नहीं। पूरा साल होता तब तो आपका 10% होता। ये आधा साल ही है, तो इसके लिए हम केवल 5% कवर करके, क्योंकि हम कंपाउंड इंटरेस्ट की बात कर रहे हैं। तो पहला साल ये दोनों का अगर हम आर इफेक्टिव देखें तो ये आपका आ जाता है 21%। ये बताने की जरूरत नहीं है। अब बचा 21 एंड 5 का इफेक्टिव। तब जो आर इफेक्टिव होगा अभी कितना हो जाएगा, 21 + 5 प्लस दोनों का गुणनफल 105/100, यह आ गया 27.05%। ध्यान दीजिए 27.05% ये आपका है, प्रिंसिपल का 27.05% है 3787 के बराबर। हम बोल पाएंगे 27.05% जो है ए बराबर आ रहा है आपका 38787 के बराबर। 1% किसके बराबर हो जाएगा, तो कितना बराबर, अच्छा ये हम मल्टीप्लाई करके देख लें क्या। 14×5 = 70, 14×7 = 98, 14×2 = 28, 9 = 37, तो 14 आ रहा है। 140 के बराबर आ गया। 100% किसके बराबर आ गया, 14000। ये हो गया है। तो यही आपका क्या है, प्रिंसिपल। सही आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। देखिए हमें क्या करना है जनरली, इसके बाद इसको सिंप्लीफाई करना है। तो आराम से आप डिवीजन का यूज कर सकते हो, 3787, इसको 2705 से डिवाइड किया, एक बार में आ रहा है 2705। यहाँ से 82 आ गया और ये आपका आ गया 10। ये 4 बार में चला जाएगा, देख लीजिए। तो 4×5 = 20। अच्छा, एक तो जीरो भी डालना पड़ेगा ना, जीरो डाल दिया, कितना आ गया 4×5 = 20, 27×4 = 108। देखिए कट गया। वैसे कर सकते, ठीक है। बेसिकली 1.4 है, तो 9 हो गया। और क्वेश्चन नंबर 10 देखेंगे। 10 में दिया है
एक हॉर्स है और एक गोट है, मतलब एक घोड़ा एंड बकरी, इस दोनों को मिला के 19200 में खरीदा गया है। अब जो घोड़ा है इसको 21% के लॉस पे बेचा गया है, एंड जो बकरी है इनको 13% के प्रॉफिट पे बेचा गया है। इस तरीके से कि दोनों का सेलिंग प्राइस सेम हो। अभी हमें बताना है कि कॉस्ट प्राइस ऑफ गोट चाहिए। यहाँ पे हम आपसे पूछेंगे आपका जो काम है वो क्या है, कॉस्ट प्राइस कैलकुलेट करना है, बल्कि हाँ, क्या हमें ये पता करना है कि हम किसको कितने में बेचें, बोले कि नहीं। सेलिंग प्राइस ऑल्दो इक्वल है, लेकिन हमें वो पूछा नहीं है ना सेलिंग प्राइस कितना है, हमारा काम है कॉस्ट प्राइस कितना है। तो हम क्या करेंगे, जैसे मान लीजिए जो घोड़ा है उसको हमने खरीदा है एच में, एंड जो बकरी है इसको हमने खरीदा है जी, ये इनका कॉस्ट प्राइस होगा, ठीक है। अब क्वेश्चन में बोला है कि जो जिसको आपने खरीदा है घोड़े को, उस पे 21% का लॉस हुआ है। एच तो कॉस्ट प्राइस है ना, सेलिंग प्राइस कितना होगा, 21% के लॉस के बाद बेचेंगे तो एच का 79%, ये जो हुआ ना ये हो गया है आपका सेलिंग प्राइस ऑफ हॉर्स, क्योंकि ये भी ठीक है। और जो गोट है इसको 13% के प्रॉफिट पे बेचेंगे तो 113% हो जाएगा। कॉस्ट प्राइस का 113%, ये हो गया है आपका सेलिंग प्राइस ऑफ गोट। क्या क्वेश्चन में दिया है कि दोनों का सेलिंग प्राइस इक्वल है, बोले कि इक्वल है, तो इधर से हॉर्स एंड गोट इसका जो रेशियो हो गया है, एक कॉस्ट प्राइस का रेशियो है, ध्यान दें 113/79 हो गया है, परसेंटेज कट जाएगा। यहाँ पे अगर हम ऐड करेंगे तो सम कितना आ गया है 192। क्या ये सम सेलिंग प्राइस का है, बोले कि नहीं, ये तो कॉस्ट प्राइस का सम है 192 यूनिट्स। इसी का वैल्यू क्वेश्चन में दिया है 19200, मतलब जो एक यूनिट है, एक यूनिट का वैल्यू कितना आ रहा है 100 रुपीज में। अब आपको चूंकि एक यूनिट का वैल्यू पता चल गया, हमें क्या निकालना है कि गोट का कॉस्ट प्राइस कितना था, ये तो 79 यूनिट्स है, तो आंसर आ जाएगा 7900, जो कि है ऑप्शन नंबर। कोई समस्या नहीं। अगर हमने इस क्वेश्चन को ऐसे किया तो कितनी आसानी से हो गया। इसको सॉल्व करने का जो दूसरा तरीका होता है, जनरली हम जिसका यूज करते हैं, वो क्या होता है कि हम बोलते हैं कि अच्छा जो हॉर्स है उसको 21% के लॉस पे बेचा है, मतलब 100 का जो आइटम है इसको आपने 79 में बेचा है, गोट को 100 का आइटम 113 में आपने बेचा है। फिर क्या बोलेंगे, अच्छा ये कॉस्ट होता है, ये सेल होता है, कि चूंकि दोनों का जो सेलिंग प्राइस है वो सेम है, तो हम ऊपर वाला जो इसको है इसको किससे गुना कर लेंगे 113 से, और इसको गुना कर लेंगे किससे 79 से। तो जो इफेक्टिवली है यहाँ पे कॉस्ट प्राइस दोनों का आ जाएगा, जैसे 13 से गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा आपका 11300, और ये आ जाएगा आपका 7900। नेट क्रॉस कॉस्ट प्राइस निकलेंगे तो 19200 आ गया, 00, हाँ 00 आ गया। तो लकीली एक ही बार में यहाँ पे आंसर आ जाएगा, ठीक है। 19200 का वैल्यू भी है आपका 19200, एक यूनिट का वैल्यू कितना है एक, या 7900 का वैल्यू कितना हो जाएगा 7900। तो इस तरीके से भी आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। क्वेश्चन सॉल्व करने का ये भी एक अप्रोच हो सकता है, ठीक है। अब चलिए आगे चलते हैं। ये जो क्वेश्चन है आपका 11 नंबर, इसमें दिया है कि एक शॉपकीपर है जो 12% का डिस्काउंट देता है, मार्क प्राइस इनका है 10,000, लेकिन आइटम जो है ना उसको ये 8580 रुपीज़ में बेचते हैं, देन एडिशनल कितना परसेंट का डिस्काउंट मिला है कस्टमर। एक बात बताइए, यहाँ पे कॉस्ट प्राइस है इनका, कॉस्ट प्राइस नहीं मार्क प्राइस है, माफ कीजिए, तो मार्क प्राइस कितना हो गया 10,000, कोई दिक्कत नहीं। 12% का डिस्काउंट देने के बाद अगर बेचते तो SP1 एक्चुअली में 8800 होना चाहिए था, क्योंकि 12% का ही डिस्काउंट दिया आपको। लेकिन एक्चुअल जो सेलिंग प्राइस है कितना है आपका 8580 का है। बोले कि अरे वाह, ये जो डिफरेंस है ना ये तो डिस्काउंट है। डिस्काउंट कितना आ गया, देखिए 220 रुपये का डिस्काउंट, यही हमें डिस्काउंट परसेंट निकालना है। ये 220 का डिस्काउंट दिया, ये डिस्काउंट परसेंट किस पे निकलेगा, क्योंकि हम सक्सेसिव में बात करते हैं। तो पहले डिस्काउंट के बाद जो एसपी आया सेलिंग प्राइस जो कि 8800 है, अब ये बेस का काम, अगली बार जब वो डिस्काउंट परसेंट निकालने जाएंगे तो 220 का डिस्काउंट 8800 पे काउंट होगा, ध्यान देना है। तो गुना का कितना आ जाएगा 100, गया गया 2288, आ गया है आपका 2.5%, सही आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए वाला। ये तो एक तरीका हो गया सॉल्व करने का। यहाँ पे आपको पता चल गया कि जब हम दूसरी बार डिस्काउंट परसेंट निकालने जाए, क्योंकि सक्सेसिव हो रहा है, तो अभी जो है दूसरी बार डिस्काउंट परसेंट निकालने के लिए जो बेस है वो बेस आपका मार्क प्राइस नहीं रहेगा। मार्क प्राइस में हमने पहला डिस्काउंट दिया, अब जो है सेलिंग प्राइस 8800 होना चाहिए,
उसके बाद अगर आप एक्स्ट्रा डिस्काउंट दे रहे हो तो अब जो 8800 है 8800 है ये बेस का काम कर, ये एक तरीका होगा क्वेश्चन को सॉल्व करने। क्वेश्चन को सॉल्व करने का दूसरा तरीका क्या हो सकता है, देखिए यहाँ पे आ गया। दूसरे तरीके में हम, अच्छा चलो क्वेश्चन को ना वो अगले पेज पे ले चलते हैं, फिर आपको दिखाते हैं दूसरा तरीका। हम ऐसा भी बोल सकते थे कि अच्छा 10,000 जो है आपका प्राइस, पहला डिस्काउंट आप 12% का दे रहे हो, मतलब 100 का आइटम आप 88 में बेचो, बोले कि हाँ ठीक है, यही तो डील हुआ। अब जो दूसरा डिस्काउंट है हमें पता नहीं कितना होगा, तो बोले कि ओके मान लेते हैं ये डिस्काउंट है आपका ए बाई बी, या डिस्काउंट ये बोल सकते हैं कि A% का डिस्काउंट, अगर A% का डिस्काउंट है तो आप 100 का जो आइटम है वो आप 100 माइनस ए में बेचोगे, ये भी एक सही तरीका है। A% का डिस्काउंट, इसका मतलब हो गया कि A% का डिस्काउंट। अब ये जो टोटल वैल्यू आना चाहिए आपका 8580 आना चाहिए, बल्कि ये भी ठीक, रुकिए थोड़ा सा एडजस्ट कर लेने दीजिए। अब ये 40 तो ऐसे ही चला जाएगा, और कुछ कैंसिल हो रहा है क्या, 11 8 88, 11 7 77, 11 8 780, 4 से कट जाएगा, 4 दूना 8, और 4 से एक बार में 19 चौका 76 ना, तो 195 आ गया। अब जो 100 माइनस ए है इसका वैल्यू कितना आ गया, यहाँ से देख लीजिए, 2 9 18, 1 19, 97.5 आ गया। ए का वैल्यू कितना आ गया, 2.5%। तो आप ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं। बेसिकली अगर आपको बेसिक क्लियर है कि करना क्या है तो आप कैसे भी सॉल्व कर पाओगे। ये मेथड भी सही है, ये वाला भी सही है, डिपेंड करता है कि आप किससे सॉल्व करना चाहते हैं। इस मेथड में बेस चेंज होगा, ये बात पता चल गया। और यहाँ पे हमने जितना भी डिस्काउंट है उसका मल्टीप्लायर जो है, या फिर मल्टीप्लाइंग फैक्टर बोल सकते हैं, उससे मल्टीप्लाई करके फाइनल हम सेलिंग प्राइस निकाल लेते हैं। अगला देखेंगे क्वेश्चन नंबर 12 जो है, इसमें इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो ये आपका 5 है माइनस, ये देखिए 2 इंटू 2 4, तो 5 2 7 में से 4 गया 3, फिर ओवरऑल कितना रहा 3, 3 इंटू 3 9 हो गया, 9 2 11 में से 5 गया, कितना हो गया 6, 6/5 आ गया ना, तो 5 माइनस 6/5 न्यूमरेटर में। डिनोमिनेटर में कितना है, देखिए ओके, यहाँ पे पहले इसका काम करना पड़ेगा, तो 4 चौका 16, 4/16 आ जाएगा आपका कितना, 1/4, तो 4 प्लस 1/4, 4 प्लस 1/4 कितना हो गया 17/4, 17/4 को हम 4 से गुना करेंगे तो आ जाएगा 17, ये आ गया 4/17, मतलब नीचे आ रहा है आपका 16/17। तो 25, 25 में से 6 गया 19, 19/16 × 80, गुना कितना गया ऊपर 17, यही है ना। तो 80 वाला एक ही ऑप्शन है, तो यही सही होना चाहिए। लेकिन 57 53 से, और 17 एंड 15 कितना हो जाता है आपका 32/A। तो अब देख रहे हो कि 4 होल 3/80, ये सही आंसर आएगा, जो कि होगा ऑप्शन नंबर 1। ठीक है, अगला देखिए। इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे डील करना है, देखिए टेंशन नहीं लेना है। जब भी ऐसा क्वेश्चन है ना, इसको जिस फॉर्म में दिया है इस फॉर्म में हम ब्रेक करने की कोशिश करेंगे। तो 5/8, इसने क्या बोला कि न्यूमरेटर में 1 होना चाहिए, तो हम बोले ठीक है 1 लिख लिया, ये 8/5 हो जाएगा। फिर बोला है इसको 1 + 1/, लिखो, तो 1 प्लस मतलब ऐसे ही एक बार में ही कट रहा है, लिखेंगे तो 1/, ये 1 + 3/5 हो गया, चलेगा। अब ये बोल रहा है कि नहीं यहाँ पे 3 नहीं, यहाँ पे भी ऊपर 1 ही होना चाहिए, कोई बात नहीं, 1/1 प्लस इसको 1/5/3 लिख दिया हमने। ये जो 5/3 है इसको 1 + 2/3 लिख सकते हैं, तो ये आ गया 1/1 + 1/1 + 2/3, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन देखिए ये जो इधर है ना, यहाँ पे भी इसे क्या चाहिए 1 ही चाहिए। चलो भैया 1/1 + 1/1 + 2/3 है, तो इसको हम लिखेंगे 1/, तो 3/2 हो जाता है, जिसे हम 1 + 1/2 लिख सकते हैं। अब देखिए 1 2 3 4, 1 2 3 4, यहाँ पे x के प्लेस पे क्या गया 2, इसलिए सही आंसर क्या आ जाएगा 2। ठीक है, आगे चलिए। इस टाइप के क्वेश्चन को ऐसे ही सॉल्व कर लेना, थोड़ा सा टाइम लगेगा, लेकिन फिर कोई शॉर्टकट वॉर्टकट याद करने की जरूरत भी। क्वेश्चन नंबर 14 देखेंगे। इसमें है कि एक चोर है जो 3 PM में कार को चोरी किया, 60 km/h के स्पीड से भाग रहा है। डिस्कवर कब हुआ चोरी का पता कब चला, 3:30 में, एज यूजुअल लेट पता चला। एंड चेस्ड बाय पुलिस, और इसको एक पुलिस पकड़ रहे हैं जिनकी रफ्तार है आपका 80 km/h।
तो बताना है कितने बजे ये पकड़ा जाएगा चोर। आपको ये समझना होता है हमेशा कि चोरी कितने बजे हुए, 3 PM में, और 3:30 में चोरी का पता चला, तो 3:30 में चोर कुछ दूर चला गया होगा, 60 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से जा रहा है, तो 60 किलोमीटर की रफ्तार से 1/2 घंटे में कितना चला जाएगा, बोले कि 30 किलोमीटर। अब जो चोर है 30 किलोमीटर आगे है और इसकी स्पीड है आपका 60 किलोमीटर पर आवर, और वही जो पुलिस है इनका स्पीड है आपका 80 किलोमीटर पर आवर। कोई दिक्कत नहीं। अब जैसे ही इनके बीच की दूरी खत्म हो जाएगी, चोर पकड़ा जाएगा। तो जो काम है ये वी रिलेटिव का है, जो है आपका 20 किलोमीटर पर आवर। अब बताइए टाइम कितना लगेगा, 30 किलोमीटर जाना है 20 के रफ्तार से, तो 1.5 आवर्स लगेगा। अब 1.5 आवर्स में जब पकड़ा जाएगा तो 3:30 में 1.5 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 5। तो 5 PM में पकड़े जाएंगे। सही आंसर आएगा आपका ऑप्शन नंबर 1। नंबर 14 में है आपका कि एक ट्रायंगल है ABC, इसमें O इन सेंटर है ट्रायंगल ABC का। D एंड E पॉइंट्स है AB एंड AC पे, DE पास थ्रू O एंड DE इज पैरेलल टू BC। BD का वैल्यू 8 है, C का वैल्यू 6 है, तो DE का वैल्यू क्या होगा। क्वेश्चन सुंदर लग रहा है, चलिए पहले हम क्वेश्चन को समझने की कोशिश करते हैं। ये ट्रायंगल है आपका ABC। ध्यान दीजिए इसने बोला है कि इन सेंटर से पास कर रहा है। AB के ऊपर क्या है, पॉइंट D, AC के ऊपर क्या है, पॉइंट E। इन सेंटर O है जहां से पास कर रहा है। इन सेंटर से जैसे ही हम वर्टेक्स को ज्वाइन करेंगे वहां से आपको बनेगा एंगल बाइसेक्टर। और BC का वैल्यू 8 दिया है, BD का वैल्यू कितना दिया है, 8, CE का वैल्यू भी कितना दिया है। ऐसे BC का वैल्यू तो इसने दिया ही नहीं ना, नहीं दिया, तो BC का वैल्यू हम 8 क्यों लिख रहे थे। BD का वैल्यू इसने दिया है आपका 6, नहीं BD का वैल्यू 8 एंड CE का वैल्यू कितना है, 6, और हमें क्या बताना है DE का वैल्यू क्या होगा। तो DE का वैल्यू हो जाएगा आपका 14 सेंटीमीटर। यहाँ पे ध्यान देना है कि DE, चूंकि ये दोनों पैरेलल है, तो DE जो होगा आपका DB प्लस CE होगा। तो यहाँ से 8 + 6 कितना हो जाएगा, 14। सही आंसर आ गया ऑप्शन नंबर C। अब समस्या ये है कि आखिर 14 आया कैसे, चलिए बताते हैं आपको अगले पेज पे। हमने एक ट्रायंगल ले लिया है और ये इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, तो आप याद रखिएगा ABC इन सेंटर है, और इन सेंटर से हमने एक लाइन ड्रॉ किया है, जो लाइन एक साइड के पैरेलल है, ये इन सेंटर से पास कर रही है। इन सेंटर का प्रॉपर्टी क्या है, यही कि अगर उसको आपने वर्टेक्स से ज्वाइन किया तो एंगल बाइसेक्टर बन जाएगा, क्योंकि ये भी सही। तो बी से हमने ओ को ज्वाइन किया। अब आपको समझना है कि ये जो ओ बी है बी का एंगल बाइसेक्टर है, मतलब ये एंगल अगर थीटा है तो ये एंगल भी क्या होगा, थीटा होगा। इसके साथ ही साथ चलो डी एंड ई रख लिया। क्योंकि डी एंड बी सी पैरेलल है तो ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल से यहाँ पे थीटा है तो ये वाला एंगल भी थीटा ही हो जाएगा, बल्कि ये भी ठीक। अब क्या ओडी का वैल्यू बीडी के वैल्यू के बराबर आ गया, क्यों। अगर एक ट्रायंगल में दो साइड इक्वल, दो एंगल इक्वल है, यहाँ पे डी है, यहाँ पे बी है, ओ है, अगर ये दोनों इक्वल हो गया तो भैया डी बी एंड ओ डी तो बराबर ही होगा, ये सही है। सेम लॉजिक से अगर आप इन दोनों को ऐसे ज्वाइन कर रहे हो तो यहाँ पे एंगल क्या होगा, चूंकि एंगल बाइसेक्टर होना ही है, ये अगर अल्फा है तो ये एंगल भी कितना हो जाएगा, अल्फा। एंड ऑल्टरनेटिव एंगल से ये भी हो गया अल्फा। अब यहाँ पे ये दोनों भी बराबर हो गए, तो आपको पता चल गया ओडी का वैल्यू डीबी के बराबर है एंड ओई का वैल्यू सी के बराबर है। हेंस ये जो डीई है ना दोस्त, यह बेसिकली डीबी प्लस सी के इक्वल होगा। काफी इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, इस पे क्वेश्चन आते रहते हैं या फिर आ सकते हैं डायरेक्ट एग्जाम में, तो आप नहीं कर पाओगे अगर पहले से आइडिया नहीं है, क्योंकि एग्जाम के प्रेशर में सोच नहीं पाएंगे। तो आप एक बार देख लीजिए, अगर डाउट है तो जरूर पूछिए। आगे चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 16 है। 16 में आपको बताना है कि कौन जो है रेगुलर पॉलीगन का प्रॉपर्टी नहीं है। रेगुलर पॉलीगन को नियमित बहुभुज भी बोलते हैं। रेगुलर का मतलब क्या होता है, जैसे ही हमने बोला रेगुलर, आपको ये समझना है रेगुलर का मतलब इक्वल साइड होना चाहिए, जितना भी साइड है सब क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए, और इसके साथ इक्वल एंगल होना चाहिए। आपको समझना है कि केवल इक्वल एंगल हुआ, मान लीजिए जनरली हम क्या देखिए, जनरली हम लोग ट्रायंगल देखते हैं ना, ज्यादातर ट्रायंगल के केस में देखते हैं कि अरे जैसे ही साइड इक्वल हुआ एंगल भी इक्वल हो जाता है, तीनों साइड इक्वल है तीनों एंगल इक्वल हो जाता है, इसलिए इक्विलेटरल बोलते हैं, और उसमें एंगल भी इक्वल हो जाता है। लेकिन जब हम बड़े स्केल पे बात करते हैं, मतलब एंगल 3 से ज़्यादा, तो आपको समझना है, या फिर ऐसा पॉलीगॉन जिसमें 3 से ज़्यादा साइड है, जैसे क्वाड्रिलेटरल, पेंटागन, ये सब, तो अगर एंगल्स सब इक्वल है इसको हम बोलते हैं इक्वी एंगुलर। ध्यान दे,
जस्ट बिकॉज एंगल इक्वल है इसका मतलब ये नहीं कि साइड भी इक्वल होगा, इसको इक्वी एंगुलर बोलते हैं। और अगर साइड इक्वल होगा तो हम इसको क्या बोलते हैं, इक्विलैटरल। इक्विलैटरल तो केवल इक्विलैटरल ट्रायंगल नहीं होता है, इक्विलैटरल आपका क्वाड्रिलेटरल भी हो सकता है, इक्विलैटरल आपका पेंटागन भी हो सकता है। इक्विलैटरल क्वाड्रिलेटरल में क्या आएगा, जैसे आपका रोम्बस आ जाएगा, मतलब जिसका सभी भुजाएं बराबर बस होगा। अब आप देखिए क्या रोम्बस में, जैसे हम आपको बोलते हैं कि अपने पास एक रोम्बस है, रोम्बस तो इक्विलैटरल हो गया, बोले कि हाँ, लेकिन क्या इसका हर एक एंगल इक्वल होता है, बोले कि नहीं। ऑल्दो साइड इक्वल है कि हर एक एंगल इक्वल नहीं है। वहीं अगर हम इक्वी एंगुलर की बात करें तो जो आपका रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल में हर एक एंगल 90 डिग्री है, लेकिन यहाँ पे हर एक साइड इक्वल है। तो ये समझना है आपको कि जैसे ही जो साइड है 3 से ज़्यादा हो गया ट्रायंगल के बाद, इक्वी एंगुलर का मतलब इक्विलैटरल नहीं होता, इक्विलैटरल का मतलब इक्वी एंगुलर नहीं होता, दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। क्लियर। अब आते हैं रेगुलर पे। रेगुलर का मतलब इक्वी एंगुलर भी होगा और इक्विलैटरल भी होगा। तो पहला जो है ऑल साइड आर इक्वल, ऑल एंगल्स आर इक्वल है, सही है। हमें बताना है कौन सही नहीं है। फिर ये बोलता है कि एंगल मेड बाय ईच साइड एट सेंटर इज 90 डिग्री इफ इट इज अ पॉलीगन विथ 4 साइड। पॉलीगन विथ 4 साइड को हम क्या बोलेंगे, इसको क्वाड्रिलेटरल बोलेंगे। तो आपको ये समझना है कि मान लेते हैं हमने कोई भी पॉलीगन ऐसे बना दिया, रेगुलर पॉलीगन, ठीक है। अगर रेगुलर पॉलीगन है तो रेगुलर पॉलीगन में एक सेंटर होता है। अच्छा, सेंटर किसे बोलते हैं ये भी समझने वाली बात है। सेंटर हम उस पॉइंट को बोलते हैं जिस पॉइंट से अगर कोई प्लेन लेके जा रहे हैं या फिर कोई लाइन लेके जा रहे हैं तो वह पूरे फिगर को सिमेट्रिकली दो भागों में डिवाइड करेगा। ये हो गया सेंटर। तो सेंटर पे एंगल कितना हो, बोले कि देखो चूंकि हर एक साइड इक्वल है, तो यहाँ पे आपको ये समझना है कि जो वर्टेक्स है ना, वर्टेक्स से आप एक सर्कल पास कर सकते हैं। जैसे ही वर्टेक्स से सर्कल पास होगा, जो भी ये साइड है, साइड कॉर्ड का काम करेगा। तो आप बोल सकते हैं इक्वल साइड का मतलब इक्वल कॉर्ड्स ऑफ अ सर्कल, और सर्कल का अगर कॉर्ड इक्वल है तो सेंटर पे एंगल भी इक्वल होना चाहिए। तो एंगल एट सेंटर जो होता है ना, एंगल एट सेंटर, ये कितना होगा, थीटा, थीटा नहीं 360 डिग्री बाई एन। एन होगा आपका नंबर ऑफ साइड्स, या फिर बोलते हैं कि कितना एंगल है पॉलीगन का, या फिर कितना साइड है पॉलीगन का। अगर मान लीजिए पेंटागन है तो इनके प्लेस पे 5 रख देंगे। अब क्वेश्चन में बोला है कि अगर सेंटर पे एंगल 90 डिग्री है और वो इक्वी एंगुलर नहीं, क्वेश्चन में दिया है वो इक्विलैटरल है, इक्विलैटरल नहीं मतलब रेगुलर है। तो रेगुलर में देखिए 360 डिग्री बाई एन, इसका वैल्यू 90 है, एन का वैल्यू कितना हो जाएगा 4, इसका मतलब उसमें टोटल 4 साइड होने चाहिए, 4 साइड को ही बोलते हैं क्वाड्रिलेटरल। फिर जो तीसरा वाला स्टेटमेंट है ये भी सही हो गया। फोर्थ स्टेटमेंट में दिया है कि एंगल मेड बाई ईच साइड एट सेंटर इज 60 डिग्री, अगर ये क्या है 8 साइड, नहीं 8 साइड वाला में थीटा कितना हो जाएगा, अभी आपको बताया थीटा का वैल्यू हो जाएगा 360 को आपको 8 से डिवाइड करना पड़ेगा, 4 से डिवाइड करने पे 90 आता है, तो ये आपका हो जाएगा 45 डिग्री। यहाँ पर 45 होगा ना कि 60, इसलिए ये वाला क्या है गलत, जो कि सही ऑप्शन है, क्योंकि हम यही सिलेक्ट करना था, रॉन्ग कौन सा। ठीक, अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 17 अगर देखेंगे तो इसमें बोला है कि एक लंबवृत्तीय शंकु, इसका मतलब हो गया कि राइट सर्कुलर कोन, बेस का एरिया है 346.5 एंड स्लैंट हाइट 14.5 है, तो हमें इसका बताना है वॉल्यूम क्या होता है। बेस का जो एरिया होता है पाई आर स्क्वायर होता है, अरे वैल्यू दिया है 346.5, पाई का मतलब 22/7 एंड आर स्क्वायर हो गया, यह है आपका 346.5, 11 से 2 बार में 11 तिया 33, 1.5, ये जो आर स्क्वायर है इसका वैल्यू कितना होगा, 31.5 को हम बोल सकते हैं 63/2, ये तो आगे 63 इंटू 7 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 2, इसको आप बोल सकते हो 9 इंटू 7 स्क्वायर बाई 4। तो जो रेडियस है वो आ गया है 21/2, रेडियस तो हमें पता चल गया। क्योंकि हमें वॉल्यूम निकालना है, तो वॉल्यूम निकालने के लिए आपको क्या चाहिए, वॉल्यूम निकालने के लिए हमें तो हाइट चाहिए होगा। रेडियस है 21/2 एंड जो स्लैंट हाइट है ये है आपका 29/2, 14.5 को हमने 29/2, ये जो पार्ट है कितना हो जाएगा 20/2 हो जाएगा, 20/2 को ही हम क्या बोलते हैं 10। ठीक है, ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि 10 21 एंड 10 नहीं मतलब 20 21 एंड 29 ये आपका पाइथागोरियन ट्रिपलेट फॉर्म करता है, इसलिए। आपको हाइट पता चल गया, हाइट कितना है, एच का वैल्यू आ गया है 10, तो जो वॉल्यूम होगा ये होगा 1/3 ऑफ एरिया ऑफ बेस, या फिर पाई आर स्क्वायर लिख लेते हैं, पाई आर स्क्वायर एरिया ऑफ बेस इंटू एच हो गया। तो कितना था एरिया ऑफ बेस, तो ये आ गया 3465 डिवाइडेड बाई 3, तो 11 तिया 33, 1 34, 3 55, 3 55, 11 55 सेंटीमीटर क्यूब,
आंसर आ रहा है आपका ऑप्शन नंबर 2। समझ गए? अगला देखिए, ये क्वेश्चन नंबर 18, इसमें है कि टू साइड्स ऑफ ट्रायंगल दिया है 15 एंड 12 सेंटीमीटर, थर्ड साइड इंटीजर है, तो हमें सम ऑफ ऑल पॉसिबल वैल्यूज ऑफ साइड्स बता। कोई बात नहीं, हमें ये पता है कि जब भी हम ट्रायंगल की बात करते हैं तो ट्रायंगल में यहाँ पे एक 15 है, एक है आपका 12, थर्ड को मान लेते हैं ए। ये जो थर्ड साइड है ना, बाकी दोनों साइड का जो सम है उससे कम होना चाहिए, एंड जो डिफरेंस है इससे ज़्यादा होना चाहिए। तो 15 माइनस 12 से ज़्यादा होना चाहिए। ए का वैल्यू 27 से कम होना चाहिए, एंड यहाँ पे 3 से ज़्यादा होना चाहिए। तो इसके बीच में इनफाइनाइटली मेनी पॉसिबिलिटीज़ है 3 एंड 27 के बीच में। लेकिन क्वेश्चन में एक और चीज़ दे दिया है कि ये है आपका इंटीजर है, थर्ड साइड का वैल्यू भी कौन सा है, इंटीजर। जैसे ही हमने एक्स्ट्रा इंटीजर ऐड किया, इंटीजर ऐड करते ही अब नंबर ऑफ साइड्स इनफाइनाइट नहीं हो सकते, फाइनाइट हो गए। ए का वैल्यू क्या क्या पॉसिबल है, 3 से बड़ा इंटीजर चाहिए, तो एक 4 होगा, 5 होगा, ऐसे कर करके 27 से कम मतलब कि 26 होगा। अब आपको इसको ऐड करना है, चलो सम निकाल लेते हैं। तो सम निकालना भी आसान है, कैसे? फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म बाई 2, मतलब 26 प्लस 4/2। इसको टोटल नंबर ऑफ टर्म्स से हम भाग दे देंगे। टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितना है, तो 26 में से 4 गया, 22 आ गया। टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितना हो गया, 23। तो 15 गुना 23 का हो जाएगा 15 45, 30 4 34, 345 इस क्वेश्चन का आंसर है, जो कि होगा ऑप्शन लास्ट वाला। यहाँ पे एक चीज ध्यान में रखनी है। अच्छा, उम्मीद करते हैं जो सम का फॉर्मूला है आपको समझ में आया होगा। एक जो चीज याद रखना है वो आपका, जैसे मान लेते क्वेश्चन हमने यही लिया, क्वेश्चन यही लिया, ये क्वेश्चन है, और आपसे पूछता ना कि नंबर ऑफ इंटीग्रल वैल्यूज ऑफ थर्ड साइड कितना होगा। तो जो तीसरा साइड है ना, वो कितना इंटीग्रल वैल्यूज ऑब्टेन कर सकते हैं। तो इसका डायरेक्ट आंसर है कि जो दो साइड दिया है ना, इसमें से जो छोटा साइड है उसको सिलेक्ट कीजिए, तो कितना है आपका 12, उसको डबल कीजिए और एक माइनस कर लीजिए, कितना आ जाएगा 23। तो टोटल 23 पॉसिबिलिटीज यहाँ पे आएगी। अगर आप इधर ध्यान से देखोगे, यहाँ पे हमने ये लिखा था, ये क्या है, नंबर ऑफ टर्म्स ही लिखा था ना, नंबर ऑफ टर्म्स यहाँ पे भी 23 आए, हमने एक्चुअल लॉजिक से सॉल्व किया। यहाँ पे जो डायरेक्ट लॉजिक है कि जो छोटा है साइड है उसका डबल करके 1 माइनस कर दीजिए, इतने नंबर ऑफ पॉसिबिलिटीज हो गए थर्ड साइड। अगर इतने नंबर ऑफ पॉसिबिलिटीज थर्ड साइड पे होंगे, इतने नंबर ऑफ ट्रायंगल्स भी बनेंगे। तो कभी कभी आपसे नंबर ऑफ इंटीग्रल वैल्यूज ऑफ थर्ड साइड ना पूछ के यहाँ पे नंबर ऑफ पॉसिबल ट्रायंगल्स भी बोल सकता है, नंबर ऑफ पॉसिबल ट्रायंगल्स। ध्यान दे, जब भी नंबर ऑफ पॉसिबल ट्रायंगल्स बोलेगा, साथ में ये जरूर बोलेगा कि जो थर्ड साइड है ना, थर्ड साइड आपका क्या है, इंटीजर है। अदरवाइज इनफाइनाइटली मेनी पॉसिबिलिटीज होगी। उम्मीद करते हैं इतना एक्सप्लेनेशन आपके लिए फायदेमंद साबित होगा। 19 में देखेंगे, यहाँ पे हमें एंगल निकालना है, एंगल ए ओ बी। कोई बड़ी बात नहीं, देखिए ओ चूंकि सेंटर है तो ये सब क्या हो गया, रेडियस। तो इधर अगर 45 डिग्री 55 है, ये वाला पार्ट भी कितना होगा 55 डिग्री, 55 55 110। यहाँ पे जो एंगल दिख रहा है ये कितना हो जाएगा आपका 70 डिग्री, 110 70 कितना हो जाएगा 180। अब एक और बात है कि हमें एंगल चाहिए था ए ओ बी ना, ए ओ बी के लिए जो डायग्राम है उसको हम फिर से चलिए बना देते हैं। इधर ऐसे है और एक ऐसे गया है, फिर ये इधर चला गया, है ना। चलो, इधर एंगल कितना दिया 15 डिग्री, ये वाला पार्ट भी कितना हो जाएगा 15 डिग्री। क्यों? क्योंकि ये सेंटर है, ये दोनों रेडियस हो गए, आइसोसेलेस ट्रायंगल हो गया, तो दो साइड भी बराबर होना पड़ेगा। और यहाँ से एक क्वेश्चन बोला था कि ऐसे गया है और इसी को हमने इस पॉइंट से ज्वाइन किया। इधर हमें कितना मिल गया 70 डिग्री, तो 15 15 30 पूरा का पूरा होना चाहिए था 150 डिग्री। ये वाला पार्ट 70 है तो ये वाला पार्ट कितना होगा 80 डिग्री। सही आंसर आ गया ऑप्शन नंबर क्या, वही सी। इधर दिया है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर दिया हुआ है, ए बी का वैल्यू दिया है, हमें ए प्लस बी ए माइनस बी निकालना। अच्छा, यहाँ पे ए का वैल्यू 8 एंड बी का वैल्यू 4 इसको सेटिस्फाई कर देगा, तो ऊपर 12 आ जाएगा, नीचे 4 आ जाएगा, तो आंसर क्या आ गया 3। कोई दिक्कत नहीं, लेकिन ऐसा जरूरी थोड़ी नहीं कि हर बार आप ऐसे सॉल्व कर पाओ, है ना। तो हम क्या करेंगे, ये जो ए प्लस बी है ना, नीचे ए माइनस बी है, इसको हम ये लिख सकते हैं कि ए प्लस बी निकालने के लिए रूट के अंदर ए प्लस बी का होल स्क्वायर लिख लेते हैं, मतलब स्क्वायर रूट ऑफ ए प्लस बी होल स्क्वायर लिख लेते हैं, नीचे ए माइनस बी होल स्क्वायर लिख लेते हैं, ये भी चलता है।
अभी ए प्लस बी होल स्क्वायर का मतलब हो गया कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का वैल्यू तो पता है 80, माइनस 2, अच्छा सॉरी प्लस 2ab आएगा ना, 32 गुना 64 आ जाएगा। यहाँ पे करेंगे 80 माइनस 2ab आ जाएगा 64। न्यूमरेटर में देखिए 144, यहाँ पे कितना आ गया है आपका 16, यहाँ से भी आंसर आ जाएगा 3। ऐसे भी कर सकते हैं, है ना। अगला देखिए, ये क्वेश्चन नंबर 21 जिसमें बोला कि टू पोस्ट है जिसके बीच का जो डिस्टेंस है वो 20 मीटर है। हाइट ऑफ वन इज डबल ऑफ अदर, एक का हाइट दूसरे का डबल है। मिड पॉइंट से जो दोनों के फिट को ज्वाइन कर रहा है, एक ऑब्जर्वर है जो एंगुलर एलिवेशन देखता है दोनों के टॉप का कॉम्प्लीमेंट्री है, तो बताना जो छोटा है उसका हाइट क्या होगा। अभी देखिए, अगर हमें तुक्का मारना हुआ तो हम क्या तुक्का मारेंगे, ये वाला, ध्यान दीजिए। अच्छा नहीं नहीं, तुक्का नहीं मार सकते। देखिए तुक्का मारने में प्रॉब्लम क्या है, हमें छोटे वाले का हाइट चाहिए ना, शॉर्टर पोस्ट का। तो शॉर्टर को 5 मानेंगे तो इसका डबल कितना हो जाएगा, लॉन्गर का 10 हो जाएगा। लेकिन अगर हमने शॉर्टर को 10 माना तो लॉन्गर का कितना हो जाएगा 20। तो यहाँ पे तुक्का मारने में रिस्क है, क्वेश्चन को सॉल्व ही कर लेंगे। एक का हाइट क्या है h, तो दूसरे का हाइट क्या है 2h, 2h। और ये बीच में पॉइंट था ऐसा, और ये भी इधर है। अगर बीच में था और क्वेश्चन को दिया है कि डिस्टेंस कितना था 20, तो ये भी 10 है, ये भी 10 है। और यहाँ पे एक हो गया है आपका क्या h, और ये हो गया है आपका 2h। क्वेश्चन में क्या बोला है, ध्यान देना है हमेशा। ये बोला है कि एंगल कॉम्प्लीमेंट्री है, मतलब ये अगर थीटा है तो ये एंगल कितना होगा 90 माइनस थीटा। कोई समस्या नहीं। अब ध्यान से देखो, जैसे ही हमने बोला टेन थीटा क्या होगा, आपका आंसर आएगा जो टेन थीटा है ना वो h/10 होगा। चलो कोई दिक्कत नहीं। जो दूसरा ट्रायंगल दिख रहा है उसमें टेन कितना होगा, बोलेंगे ये तो 90 माइनस थीटा होगा। टेन 90 माइनस थीटा का मतलब क्या होगा, कॉट थीटा। ये कॉट थीटा कितना हो गया, ये हो गया 2h/10। अगर हम इन दोनों को गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा 2h² डिवाइडेड बाई 100। इसका वैल्यू कितना हो गया, टेन इंटू कॉट 1 आ गया। h² का वैल्यू कितना आ गया 50। तो या फिर ऐसे कीजिए, h² का वैल्यू कितना आ गया है 100/2। हेंस h का वैल्यू कितना आ गया 10/√2। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर आ रहा है 10/√2, जो कि होगा ऑप्शन नंबर 2। आप देख रहे हो कि अगर हमने कम मारा होता तो आंसर गलत हो जाता, क्योंकि डबल जो है वो 2 जगह पे आ रहा था, तो ये हमें इस बात का ध्यान रखना। तो यहाँ पे आपको कुछ पॉइंट समझ में आया। चलिए एक चीज़ बता देते हैं, आप ध्यान में रख सकते हैं। हालांकि हर एक चीज़ याद नहीं रखना चाहिए, लेकिन जस्ट कहीं ना कहीं तो काम आ जाएगा, ताकि आप जल्दीबाजी में अगर क्वेश्चन सॉल्व करना हो या फिर ऑप्शन एलिमिनेशन का चांसेस या स्कोप हो, तो आप आसानी से उस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाओ। जैसे हमने मान लिया इसका h1, इसका h2, इसका a और इसका b। ए एंगल अगर थीटा है और ये एंगल 90 डिग्री माइनस थीटा है, यही था। तो अभी हमने क्या देखा कि ये जो h1 h2 है ना, यह बेसिकली ए बी के बराबर हो गया। यही था ना, h1 h2। देख लीजिए 2h² किसके बराबर हो गया 100 के, मतलब इन दोनों के बराबर हो गया। ये चीज़ आप ध्यान में रख सकते हो। अगर एंगल ऑफ एलिवेशन दोनों जगह का क्या हो, कॉम्प्लीमेंट्री हो, दोनों को ऐड करके कितना हो रहा हो 90 डिग्री। क्वेश्चन नंबर 22 में है आपका कि दो पाइप ए और बी टैंक को 15-20 मिनट्स में फिल कर सकते हैं। एक आउटलेट पाइप है, वह 28 लीटर्स पर मिनट से ड्रेन कर रहा है। तो हमें बताना है कि अगर तीनों मिलकर 12 मिनट्स में पाइप को फिल कर देते हैं तो कैपेसिटी ऑफ टैंक बताना। आप ध्यान से सोचो, हमें पता चल गया कि जो आउटलेट पाइप है वो 1 मिनट में 28 लीटर पानी को ड्रेन कर सकता है। तो अगर किसी तरह हमें ये पता चल जाए कि टाइम टेकन बाय ड्रेनेज पाइप टू एम्प्टी द टैंक, क्या है, हमारा काम है वॉल्यूम निकालना। हमें पता है कि ड्रेनेज पाइप 1 मिनट में कितना पानी निकाल सकता है। अगर ये पता चल जाए कि ड्रेनेज पाइप कितने देर में टैंक को खाली कर सकता है, तो हम आराम से कैपेसिटी निकाल सकते हैं। तो क्वेश्चन में हमें ये पता करना है कितने टाइम में ड्रेनेज पाइप टैंक को खाली कर देगा। एक ए है, एक बी है। जो ड्रेनेज है उसको हम सी रख लेते हैं, तो ए प्लस बी प्लस सी हो जाएगा। ए 15 मिनट में कर रहा है, ये आपका 20 मिनट्स में, फिर लगा है तीनों को मिला के 12 मिनट। इधर हो गया।
टोटल कैपेसिटी हम मान सकते हैं 60, तो 15 चौके 60, 20 23 60 और 12 25 60। आपको पता चलेगा कि सी का जो इफिशियंसी है ये -2। ध्यान दें, सी का इफिशियंसी है -2 का मतलब ये ड्रेनेज पाइप है, इसलिए इसका इफिशियंसी हमने -2 रखा। हमें क्या पता करना है, हमें पता करना है कितना टाइम लगेगा। तो सी को टाइम कितना लगेगा, 60 यूनिट खाली करने में 2 के हिसाब से लगेगा, इससे 30 मिनट्स टाइम। बस काम खत्म, हमारा काम था टाइम निकालना। ये आ गया आपका 30 मिनट्स। जैसे ही 30 मिनट्स आ गया, अब वॉल्यूम निकाल सकते हैं। 1 मिनट में 28 लीटर, तो 30 मिनट्स में 28 या 84, 840 लीटर। तो आंसर आ गया आपका ऑप्शन नंबर सी। ठीक, अगला देखिए 23 नंबर में आपको ये डायग्राम दिया हुआ है, दिल्ली, चेन्नई, मुंबई, कोलकाता। प्रोडक्शन ऑफ मोबाइल इन लाख यूनिट्स इन 4 डिफरेंट सिटीज दिया है। बताना क्या है, रेशियो ऑफ एवरेज प्रोडक्शन इज मुंबई टू चेन्नई ड्यूरिंग द पीरियड 2018 से 2022। ठीक है, 2018 से 2022 में रेशियो निकालना है एवरेज का। अच्छा, जब हम एवरेज के रेशियो की बात करेंगे तो चूंकि 2018 से 2022 मतलब टोटल 4 साल हुए, तो मुंबई में भी टोटल प्रोडक्शन को 4 से डिवाइड करना पड़ेगा एंड चेन्नई को में भी डिवाइड करना पड़ेगा। तो बेसिकली 4 कैंसिल हो जाएगा, हमें बस सम का रेशियो लेना है। ये मुंबई है आपका ग्रे वाला, एंड ग्रे वाला मुंबई है। चेन्नई कौन वाला है, चेन्नई है आपका पता नहीं इसको आप क्या बोलेंगे। ठीक, तो मुंबई लिख लेते हैं, मुंबई ग्रे वाला था। यहाँ पे कितना है, 700, 750, ये 800, 8 और 7 15, और 15 5 20 और 1 21, और 21 और 5 26, 9 35, तो 3550 हो गया, 3550 हो गया। ठीक है, 3550 देखते ही हमें 71 की याद आ जाएगी। 3550 ये ना, 1 2 3, ठीक है हाँ। और चेन्नई का सीन क्या है, चेन्नई को अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे कितना आ गया है, 800, और ये 900, 8 9 17, 17 5 22, 22 3 25, और 25 से 7 32, ये 3250 हो गया, 0 0। फिर 5 से काटेंगे तो 5 7 35, एक बार में 5 6 30, तो 71:65 सही आंसर ऑप्शन नंबर 2। अगला देखिए, अच्छा हमने ऊपर नीचे 4 से डिवाइड नहीं किया, ऑल्दो एवरेज में 4 से डिवाइड करना चाहिए था, लेकिन ऊपर नीचे 4 कैंसिल हो जाएगा ना, तो फायदा नहीं। यहाँ पे सेम ही चीज दिया है, लेकिन हमें बताएं डिफरेंस बिटवीन एवरेज प्रोडक्शन ऑफ मुंबई एंड दिल्ली ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ 2019 टू 2022। मुंबई एंड दिल्ली निकालना है हमें। यहाँ क्या निकला था, मुंबई एंड चेन्नई। चलिए ठीक, 2019 से 2022 तक जाना है, मुंबई एंड दिल्ली। तो मुंबई का कितना था, यहाँ पे 9 है, और नहीं नहीं मुंबई तो ग्रे था, माफ कीजिए। यहाँ पे आपका 8 8 और 5 13, 13 5 18, 18 9 27, और 1 28, 2800 हो गया मुंबई। एवरेज निकलना है तो 4 से डिवाइड भी करना पड़ेगा, ध्यान देना है। एंड दिल्ली का हो गया, दिल्ली दिल्ली है आपका ब्लू वाला। यहाँ पे 6 और 4 10, और 4 14, और 8 22, 2200 कितना आ गया, ये देखिए 600 आ रहा है, जिसको आपको 4 से डिवाइड करना है, तो कितना आ जाएगा 150। सही आंसर 150 आएगा, 150 पता नहीं नहीं दिख रहा है। ठीक है, अगला देखिए, तो क्वेश्चन नंबर 25 है आपका। इसमें एक मोटर बोट है जो 12.5 आवर्स लेगा डाउन स्ट्रीम में एंड 37.5 लेगा आपका रिटर्न करने। डिस्टेंस सेम है, हमें बताना है कि रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर एंड स्पीड ऑफ स्ट्रीम कितना हो। एक बात बताइए, डिस्टेंस का मतलब होता है स्पीड इनटू टाइम। हमें बोल सकते हैं कि d1/d2 ये जो होगा, ये क्या होगा, S1T1/S2T2। ये ध्यान में रखना, बहुत ही काम का चीज़ है। लेकिन अगर मान लीजिए डिस्टेंस ही सेम हो जाए, डिस्टेंस सेम हो जाए, तो d1 एंड d2 का रेशियो तो 1 हो जाएगा। इस केस में जो है स्पीड का रेशियो होता है ना, इसका उल्टा होता है आपका टाइम का रेशियो। कोई दिक्कत नहीं, बोले कि चलो ठीक है। अभी आते हैं इस क्वेश्चन में, एक होगा अपस्ट्रीम का स्पीड, एक होगा डाउनस्ट्रीम का स्पीड। तो अपस्ट्रीम का मतलब होता है अगेंस्ट द स्ट्रीम, तो उसमें स्पीड तो कम होगा ना, एंड डाउनस्ट्रीम में स्पीड क्या होगा, ज़्यादा होगा। अब ये जो रेशियो है ये कैसे आएगा, टाइम के रेशियो का उल्टा होगा। ये है अपस्ट्रीम वाला स्पीड,
तो हम टाइम लिखेंगे डाउनस्ट्रीम वाला 12.5, डाउनस्ट्रीम वाला स्पीड है तो टाइम लिखेंगे अपस्ट्रीम वाला 37.5, 1:3 आ गया। तो यहाँ से आप देख पाओगे कि कितना आ गया, x प्लस वाई का वैल्यू आ गया है 3x माइनस 3y, कितना आ गया 2x इक्वल टू 4y, 4y। तो x बाई वाई जो है कितना आ रहा है 2:1। हमें चाहिए था स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर, स्पीड ऑफ स्ट्रीम, इसका आंसर आ गया 2:1। तो इसके साथ इस पेपर का सोल्यूशन होता है समाप्त। आपको कैसा लगा आप जरूर बताइए, फायदा लगे तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करें।